उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं, एक अच्छी आइडियल बॉडी चाहते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए, इंजेक्शंस लीजिए और भी विटामिन सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें लीजिए। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना एक ह्यूमन बॉडी के लिए जो नॉर्मली काम कर रही है, या अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं कर रहे, 1 घंटा आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, क्या लेना ठीक है? मेरे ख्याल से खाने के द्वारा अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब इन द सेंस के जो प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, वो ऐसे लोगों के लिए बहुत है। ये सप्लीमेंट्स लेना और ओवरबोर्ड जाना या स्टेरॉयड्स या बॉडी बिल्डिंग इंजेक्शंस लेना, वो लॉन्ग टर्म में हार्मफुल रहते हैं और हमारे बॉडी के अंग को प्रॉब्लम करते हैं। सर, इसमें एक सवाल और मैं ऐड कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन से। ये कहा जाता है कि आपका बॉडी का वेट जितना है, अगर आप जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो डबल होनी चाहिए आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक आम आदमी की लगभग 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो ही जाएगी। 1.5-2 वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं। अब जो ऑब्वियसली जो एथलीट लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो प्रोटीन इंटेक ऑब्वियसली उनका ज़्यादा रहेगा। तो नॉर्मल आदमी के लिए भी एक तो रहता ही है, 1 मिलीग्राम अगर है तो ऑब्वियसली उसका 1.5-2 डिपेंडिंग ऑन वो कितनी एक्टिविटी कर रहा है, कितना एग्जर्ट कर रहा है, क्या है। बट बजाय उसकी बाकी के सारे ऑर्गन्स फिट हैं, मतलब वो किडनी, लिवर, ये वो सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग रिस्ट्रिक्शन रहता है। सर, आज का जो टाइम है, जो लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लोग हर काम का शॉर्टकट तरीका निकालते हैं। घर में खाना बन रहा है, गर्म करना है, माइक्रोवेव में लगाओ या 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, बनाओ खाओ। लेकिन कहा जाता है माइक्रोवेव में अगर हम खाना गर्म करते हैं या उसमें हम बना कर खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये मिथ है या फैक्ट है सर? पार्शली सच है, पार्शली ऐसा है कि अगर आप बार बार किसी पड़े हुए खाने को रीहीट कर रहे हैं, प्रोसेस फूड है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी को रीहीट करते जा रहे हैं, चीज़ को, पड़ी हुई है चीज़ है, तो बार बार रीहीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका वो नष्ट हो जाते हैं। ओके सर, पैक्ड फूड से कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? चिप्स, ब्रेड और ये बिस्किट्स, इन सब से? बिल्कुल, देखो ये अब एक रोज़मर्रा की नेसेसिटी टाइप का हो गया है, बट ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत लेना एक लिमिट में सत रहता है। बट आजकल है, आप बैठे हैं, बिंज टीवी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, साथ में आप चिप्स खाए जा रहे हैं, कोक पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं, इस तरह से, तो ये तो हार्मफुल रहेगा ही। सर, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है, हर किसी में हो रही है। हो सकता है कि जो हम खाते हैं उसकी वजह से हो रहा हो। तो जब भी एसिडिटी होती है, एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या आप चाय पी लेते हैं। तो कितना नुकसान कर सकती है एंटासिड भी, और अगर मैं समझूं, आपसे समझना चाहूँगी कि चाय कितना नुकसान करेगी। देखिए, ऐसा है कि एसिडिटी बढ़ती है क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आप बेड पे बैठे हुए हैं, टाइमिंग आपका खाने का ठीक नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, और जैसे आपने बताया है, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, एरेटेड सोडा ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये एसिड ज़्यादा बढ़ाती है। तो चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ 1-2 कप आप ले रहे हैं, बट अगर आप 5-10 कप ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके एसिडिटी के अलावा भी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट रहेंगे ही। और जहाँ तक एंटासिड्स की बात है, जो कॉमनली लोग एंटासिड लेते रहते हैं, अगर हम उसको डेली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म अगर हम लेते रहते हैं, तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, आपकी किडनी पे असर आता है। तो वंस अ वाइल कभी लिया आपने, वो ठीक है, दवाई है प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे, या कभी आपने लिया, बट अगर आप डेली या लॉन्ग टर्म रेगुलर बेसिस पे उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके नुकसान। सर, अब हम सोराइसिस से थोड़ा बात कर लेते हैं। सोराइसिस की प्रॉब्लम भी ना बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये कारण क्या है इतनी जो प्रॉब्लम बढ़ रही है सोराइसिस की? तो जैसे ना, सोराइसिस आमतौर पे हम सोचते हैं कि सिर्फ चर्म रोग है जी, जबकि ऐसा नहीं है, वो हमारे बाकी ऑर्गन्स, अंगों को भी असर करता है। तो आपको जो आर्थराइटिस है, सोराइसिस की वजह से हो सकता है, जोड़ों में दर्द होना हो सकता है। और ये जो बीमारी सोराइसिस है, ये भी मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी से जुड़ी हुई है। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, फैटी लिवर है, शुगर ज़्यादा है, तो उससे आपका सोराइसिस
फ्लेयर होने का, सोराइसिस ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है। तो ये भी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों में से एक बनती जा रही है कि अगर हमारी जो ये वाली कॉम्प्लिकेशन जिसको हैं उनको सोराइसिस का फ्लेयर ज़्यादा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सोराइसिस ज़्यादा आपको देखने को मिले। अभी आपने फैटी लीवर की जिक्र किया है। फैटी लीवर का ना बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक भ्रम ये बना हुआ है कि अगर हम ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं तो हमें फैटी लीवर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते ही नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें फैटी लीवर हो रहा है, ऐसा क्यों? दो चीज़ आपको समझनी है। फैटी लिवर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं बनी है जो कि नॉन अल्कोहलिक लोगों के लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, तो वो उन लोगों में है जो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं उनको तो लिवर ख़राब होने की चांसेस हैं ही हैं। अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे या ज़्यादा मात्रा में अगर आप अल्कोहल लेते रहेंगे तो आपका लिवर डैमेज होगा ही। अब कॉन्सेप्ट ये आया है कि कई लोग हैं, जैसे आपने कहा, जिनका लिवर अब फैटी हो रहा है या ख़राब हो रहा है, जो अल्कोहल लेते ही नहीं। तो ये वो वाले लोग हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ओबेसिटी वाले स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, जिनमें मोटापा है, वज़न ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, चर्बी ज़्यादा है। तो फैटी लिवर का क्या मतलब है कि फ़ैट जो है वो लिवर में जमा हुआ है। अगर आपको बाहर पेट निकला हुआ दिख रहा है तो वो चर्बी तो अंदर भी है, तो वही चर्बी आपके लिवर पे ऊपर भी जमा हो रखी है। तो अगर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारा इवेंचुअली लिवर के अंदर फैट ही फैट रह जाएगा, जो काम करने वाले सेल हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, तो लिवर फेलियर होगा। तो उसका भी इलाज वही है जो लोग समझते नहीं हैं, कि लोग कह रहे हैं कि हम ये दवाई खा लें, वो कर लें, बट बेसिक इलाज तो उसका भी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज है। तो अगर आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं और अगर आप डाइट कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पेट आपका अंदर है, तो आपको फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं।